नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक अहम खबर के साथ, जो आपको बता दें पश्चिम एशिया में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। ऐसे में अभी आपको बता दें हॉर्मुज संकट टला भी नहीं था कि ईरान ने एक और रास्ते में कांटा बिछाने का अब काम शुरू कर दिया है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया हुआ है। वहीं रास्ता जहां से दुनिया का करीब 20% तेल और बड़ी मात्रा में गैस गुजरती है, भारत समेत कई देशों की ऊर्जा जरूरतें इसी रास्ते पर निर्भर हैं। लेकिन अब खबर है कि ईरान ने इस रास्ते पर सख्ती बढ़ा दी है, जिससे चिंता और भी ज्यादा अब बढ़ गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें ईरान अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी नजर लगातार रखे हुए है। यह भी एक बहुत अहम समुद्री रास्ता है जहां से तेल और व्यापार होता है। ईरान ने यह साफ कहा है कि अगर उस पर हमला हुआ या दबाव बढ़ाया गया तो वह इन रास्तों को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कई देशों में तेल की कमी और कीमतों में भारी बढ़ोतरी भी हो सकती है। यानी आपको बता दें ये तनाव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए चिंता का एक कारण बन गया है। बता दें मिडिल ईस्ट में लगातार ये जो तनाव बढ़ रहा है, एक के बाद एक बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब मिडिल ईस्ट भी लगातार परेशान है। ईरान और इजराइल के बीच अब लगातार घमासान जारी है। एक और आपको बता दें स्ट्रेट बंद करने की तैयारी में है अब पूरी तरह से ईरान। अगर ये और स्ट्रेट बंद हुआ तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। अभी तक सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता था, इसको लेकर दुनिया लगातार परेशान भी नजर आ रही थी। अब एक और रास्ता बंद होने के कगार पर है, जिसको लेकर अब ये खबर भी फैल रही है कि बूंद बूंद तेल के लिए अब दुनिया तरस सकती है। बता दें एक और स्ट्रेट बंद करने की पूरी तैयारी में है ईरान। यानी ये तनाव अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि अब पूरी दुनिया के लिए एक ये चिंता का बड़ा कारण बन सकता है। अगर ये रास्ता और बंद होता है तो बूंद बूंद तेल को कई देश अब तरस जाएंगे। अभी तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार चर्चाएं हो रही थी, जिसको लेकर तेल की संकटें, दिक्कतें, एलपीजी की दिक्कतें लगातार देशों में बढ़ रही थी। भारत में भी, पाकिस्तान में तो हालात और भी ज्यादा खराब हो गए थे। लेकिन अब एक और रास्ता बंद होने की कगार पर है, जिसको लेकर अब ईरान ने बड़ा फैसला भी सुनाया है। हालांकि ईरान का यह कहना था कि जिन देशों के साथ उनका कोई विवाद नहीं है वो रास्ते से गुजर सकते हैं, लेकिन अब इसी दौर में एक और रास्ता बंद करने की ये खबरें जब से आई हैं, तब से अब तनाव लगातार दुनिया में बढ़ गया है। राज्यसभा, लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी भी सूचना देते नजर आए कि किस तरह से उन्होंने बताया, भारत का रुख भी अपना साफ किया कि भारत पूरी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में उन्होंने कोरोना का भी जिक्र किया कि कैसे उस वक्त सभी लोग एकजुट होकर एक दूसरे के काम आए थे, संसाधनों का उपयोग किया था। उसी तरह अब ऐसी स्थिति में भी सभी को एकजुट रहने की जरूरत है। लगातार ये बड़े फैसले सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर अब कई देशों में चिंताएं सामने भी आई। अब एक और रास्ता बंद करने की जब से खबरें सामने आई हैं, तब से अब ये सब लोग अटकलें भी लगा रहे हैं कि तेल के लिए क्या वापस फिर से देश परेशान होंगे। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें देश की सुरक्षा, यात्रा और पर्यावरण को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने अब बड़े फैसले ले लिए हैं। केंद्रीय मंत्री आपको बता दें अश्विनी वैष्णव ने यह साफ तौर पर बताया है कि कैबिनेट बैठक में 3 अहम योजनाओं को मंजूरी दी गई है। पहला फैसला है आपको बता दें IVFRT 3.0 का। जी हाँ, इस योजना पर आपको बता दें 5 साल में 1800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसका मकसद है कि इमिग्रेशन सिस्टम को पूरी तरह डिजिटल और ज्यादा सुरक्षित बनाना। इससे एयरपोर्ट पर जांच और तेज और आसान हो जाएगी।
दूसरे फैसले की बात करें तो दूसरा बड़ा फैसला है उड़ान योजना को लेकर। सरकार अब इसे और तेजी से आगे बढ़ाने वाली है। इसके तहत आपको बता दें, देश में 100 नए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों को भी हवाई सेवा मिल सके। तीसरा फैसला आपको बता दें है क्लाइमेट प्लान को लेकर। सरकार ने 2031 से 2035 तक के लिए नया टारगेट अब तय कर लिया है, जिससे पर्यावरण को बचाने में मदद भी मिलेगी और दुनिया में भारत की छवि और भी ज्यादा मजबूत होगी। कुल मिलाकर इन तीनों फैसलों पर 30,640 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसका फायदा सीधे अब आम लोगों को मिल सकेगा। कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। ये 3 बड़े फैसले लिए गए हैं, जहां 3 अहम योजनाओं को अब मंजूरी दे दी गई है। ये साफ तौर पर कहा जा रहा है कि इन योजनाओं से सीधे आम लोगों को फायदा मिलेगा। कैबिनेट ने IVFRT 3.0 पर बता दें अब मोहर लगा दी है। साथ ही उड़ान स्कीम में भी अब बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। एयरपोर्ट्स अब ज्यादा बनाए जाएंगे, जिससे अब छोटे शहरों को भी हवाई अड्डों से जोड़ा जाएगा। लोगों को वहां और राहत मिलेगी। बता दें, क्लाइमेट टारगेट में भारत को यह बड़ी उपलब्धि हो सकती है। कैबिनेट बैठक में ये अहम फैसले लिए गए हैं। बता दें, उड़ान स्कीम में भी अब बड़े बदलाव करने की सरकार सोच रही है लगातार। क्लाइमेट टारगेट में भारत का ये बड़ा कमिटमेंट अब सामने आया है, जिससे पर्यावरण को भी और ज्यादा सुरक्षा मिलेगी। साथ ही ये जो 3 अहम फैसले आए हैं वो सीधे तौर पर आम जनता के लिए एक अच्छे रूप के तौर पर साबित भी होंगे। तो ये 3 अहम योजनाओं को मंजूरी मिल चुकी है। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव का असर अब भारत तक भी देखने को लगा है। बता दें, इसी को ध्यान में रखते हुए 25 मार्च को दिल्ली में एक अहम सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। बता दें, इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है और ये करीब 1 घंटा 45 मिनट तक चली। बैठक में आपको बता दें, सरकार ने यह साफ कहा है कि देश में हालात पूरी तरह कंट्रोल में है और लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार का मकसद था कि सभी दलों को मौजूदा स्थिति की सही जानकारी दी जाए और देश में एकजुटता का संदेश जाए। बता दें, बैठक के दौरान विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपनी बातें रखी हैं। खास तौर पर पाकिस्तान के रोल पर उन्होंने अपना कड़ा रुख दिखाया है। सूत्रों के मुताबिक आपको बता दें, सरकार ने यह साफ किया है कि भारत इस मामले में किसी भी तरह की गलत बात को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। कुल मिलाकर सरकार ने यह भरोसा दिला दिया है सभी को कि देश सुरक्षित है और हर स्थिति पर नजर रखी जा रही है। दिल्ली में ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। बता दें, बैठक 1 घंटे 45 मिनट तक चली, जिसमें एस जयशंकर ने भी अपना कड़ा रुख भारत की ओर से अब साफ रख दिया है। खास तौर पर आपको बता दें, पाकिस्तान के रोल पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने ये सब कुछ सुनिश्चित किया हुआ है कि वो किसी भी तरह की गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी भी तरह की गलत बात या किसी भी देश से आए बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो एस जयशंकर का ये पाकिस्तान पर एक बड़ा बयान या यूं कह लीजिए कि एक बड़ा हमला अब सामने आया है। इसी पर अधिक जानकारी लेने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ऋतिक ठाकुर जुड़ गए हैं। ऋतिक, क्या कुछ नई अपडेट है बैठक को खासकर लेकर, जैसे कि एस जयशंकर ने अपना रुख भी साफ कर दिया भारत की तरफ से कि किसी भी तरह की गलत बात भारत अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। ऋतिक, देखिए ये ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाई गई थी। इसके पीछे का मुख्य कारण भी यही था कि सभी विपक्ष के लोगों को जो है वो विश्वास में लेना है। पाकिस्तान को लेकर के जयशंकर ने जैसे साफ कहा है कि वो पहले भी उसने ऐसा किया है कि वो बीच में आकर के अगर मध्यस्थता की बात करें तो उसे दलाल बोला गया है। जयशंकर ने साफ ये बात कही है, लेकिन
सबसे बड़ी बात ऐसे में ये हो जाती है कि जब हम एलपीजी की बात कर रहे हैं, कच्चे तेल की संकट की बात कर रहे हैं, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है, इसको लेकर के लगातार यहाँ पर पैनिक सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा था, बोला जा रहा था कि एलपीजी की किल्लत है, क्योंकि बार बार पेट्रोलियम मिनिस्ट्री चाहे एसोसिएशन हो, बार बार इस बात को आज जिक्र करते हैं कि नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर के ये बैठक बुलाई गई थी, क्योंकि पहले भी हमने देखा था, पिछले साल आपने भी देखा होगा, जिस तरीके से पहलगाम में अटैक हुआ था, उसके बाद बार बार विपक्ष का कहना था कि हमें सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं की जा रही, हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा। उसको लेकर के सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, जिसमें हमने देखा कि राहुल गांधी ने पहले कहा था कि मैं इस बैठक का बहिष्कार करता हूं, लेकिन वो भी पहुंचे। उसके बाद यहाँ पर तारिक अनवर क्योंकि सांसद है, उन्होंने बोला कि ये जो मुद्दा है, ये जो स्पष्टीकरण है, हम इससे संतुष्ट नहीं है, हम चाहते हैं कि ये मुद्दा आप लोकसभा और राज्यसभा में उठाएं, इस बैठक से हमें कोई संतुष्टि नहीं मिलती। यानी कि साफ है, इस बैठक का अगर मुख्य उद्देश्य देखें तो वो यही है कि ये जो पश्चिम एशिया में जिस के भी हालात हैं, उसको लेकर के भारत का क्या रुख है, भारत की जो सरकार है किस तरीके से काम कर रही है, क्योंकि विदेश सचिव भी यहाँ पर मौजूद थे, विदेश मंत्री भी यहाँ मौजूद थे, तमाम अधिकारी थे, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के भी लोग थे। ये साफ था, बताने का तरीका था कि हम इस तरीके की कार्रवाई के साथ आगे बढ़ रहे हैं तनावपूर्ण माहौल में। बिल्कुल, इसी पर सबकी नजरें लगातार टिकी भी हुई थी, खास तौर पर कि क्या भारत का रुख होने वाला है, पर क्या कुछ और खास रहा इस बैठक में, खास तौर पर कौन से विपक्ष के नेता शामिल हुए? बिल्कुल, देखिए अगर यहाँ पर बात करें तो तमाम विपक्षी दल के जो लोग थे उनको यहाँ पर बुलाया गया था। आरजेडी के अभय सिन्हा हो, चाहे यहाँ पर एआईएमआईएम के जो प्रमुख थे असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर थे, राहुल गांधी यहाँ पर थे, सभी लोग, चाहे वो मुकुल वासनिक हो, राष्ट्रवादी सीपीआई के जो लोग थे, शरद पवार यहाँ पर थे, तारिक अनवर यहाँ पर थे, सभी लोगों को बुलाया गया था। जो भी मुख्य वहां पर लोग थे उनके साथ बैठकर यहाँ पर बातें की गई, चाहे वो रक्षा मंत्रालय की बात हो, चाहे वो विदेश मंत्रालय की बात हो, चाहे वो पेट्रोल मंत्रालय की बात हो, सभी लोगों की बातें यहाँ पर स्पष्टीकरण रखी गई। उसके बाद जो ये प्रमुख जो पार्टी वाइज लोग यहाँ पर बुलाए गए थे, जैसे बताया आरजेडी है, सीपीआई है, एआईएमआईएम है, कांग्रेस के लोग हैं, ये सभी वहां पर पहुंचे थे और इन सभी लोगों से पूछा गया कि अगर आपकी कोई राय है तो आप हमें बताइए। इसी पर तारिक अनवर ने भी बोला कि हम चाहते हैं कि इस मुद्दे को आप सर्वदलीय बैठक से हटकर बाहर निकलकर आए, लोकसभा और राज्यसभा में के पटल पर इस बात को रखे। तो ये सारी बातें जो है स्नेहा कल हुई है, यानी कि साफ है कि लोकसभा राज्यसभा में चर्चा की मांग तो उठ रही है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अभी जो ये हालात हैं पश्चिम एशिया को लेकर भारत पर क्या असर होगा, क्या प्रभाव। सबसे बड़ी बात ये थी कि खाड़ी देशों में जो भारत के लोग हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, अपने वेतन के ऊपर जो निर्भर रहते हैं, वो लोग इससे ज्यादा प्रभावित ना हो, उनके लिए हम क्या कुछ कर सकते हैं, इस मुद्दे पर भी यहाँ पर खास तौर पर बात रखी गई थी। स्नेहा, धन्यवाद आपको ये तमाम जानकारी देने के लिए। सभी की नजरें इस बैठक पर लगातार टिकी हुई थी और अब ये अहम फैसले भी सामने आए हैं, सभी नेता मौजूद रहे। इसी के साथ आपको बता दें, आगे बढ़ेंगे एक अहम खबर के ओर, जहां आपको बता दें पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को लेकर एक बड़ा अपडेट अब सामने आ गया है। चुनाव आयोग की स्पेशल रिवीजन प्रक्रिया में बता दें बड़ी संख्या में नाम हटाए गए हैं। ताजा जानकारी के मुताबिक आपके सामने ये रख देते हैं कि पहली सप्लीमेंट्री लिस्ट में करीब 13 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही अब तक कुल हटाए गए वोटरों की संख्या करीब आपको बता दें 70 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। अधिकारियों के अनुसार करीब 60 लाख मामलों की जांच चल रही थी, जिनमें से 32 लाख मामलों पर फैसला हो भी चुका है। इनमें से लगभग आपको बता दें 40% नाम लिस्ट से भी हटा दिए गए। अब भी करीब 28 लाख मामले बाकी हैं जिन पर फैसला होना बाकी है। इनकी जांच के लिए राज्य में आपको बता दें 700 से ज्यादा अधिकारी काम कर रहे हैं। इससे पहले दिसंबर में भी बड़ी कार्रवाई हुई थी, जब करीब 50 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए थे। चलिए इसी के साथ रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद आपको बता दें सोनिया गांधी का इलाज इस समय सर गंगाराम अस्पताल में चल रहा है। उनकी तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें 24 मार्च की रात करीब 10:30 बजे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। बता दें अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर राजेश स्वरूप ने यह जानकारी भी दी थी कि सोनिया गांधी को शरीर में हुए इन्फेक्शन के लिए एंटीबायोटिक दवाइयां दी जा रही हैं। डॉक्टरों की टीमें लगातार उनकी हालत पर नजर बनाई हुई है। साथ ही इस टीम में डॉक्टर DS राणा, डॉक्टर S नंदी और डॉक्टर अरूप बसु भी शामिल हैं। डॉक्टरों के मुताबिक आपको बता दें इलाज का असर अब भी धीरे धीरे दिख रहा है। शुरुआत में पेट और यूरिन से जुड़ी दिक्कत की जांच के लिए कई टेस्ट भी किए गए थे। एहतियात के तौर पर भी आपको बता दें उन्हें दवाएं दे दी गई हैं और अब उनकी रिपोर्ट के आधार पर आगे का इलाज तय किया जाएगा।